या नाउ द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। आगे हम कहाँ थे? हम थे या कि जो फैमिली में स्लेव फैमिली में जो बॉर्न होते थे, अ, औरतें स्पेशली, उनको अधिकार नहीं होता था और कोई ऑक्यूपेशन चूज करने का। एक बार म्यूट कर ले भाई, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। That's why Draupadi laments that her sons will be considered slaves. Yeah. तो जब सभा में ऐसी वो रो रही थी कि भाई ये बहुत क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है, क्या कर रहे हो, तो तब उसने ये भी बोला था कि जब पांडव हार चुके हैं अपने आप को और स्लेव्स बन चुके हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी स्लेव्स की तरह कहलाएं। तो फिर दासी वॉज नो वे प्रोटेक्टेड। या तो दासी को कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है अनरीजनेबल डिमांड्स फ्रॉम द मास्टर्स की। अगर वो कुछ भी डिमांड करे मास्टर को, उनको फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे वो मर जाए उस प्रोसेस में। आगे बढ़ते हैं। दुशासन सेज योर हस्बैंड have lost you, so you will serve Kauravas now. It does not matter whether you are badly or dressed or dressed not dressed at all. तो ये थोड़ी ऑफेंसिव बात उसने कर दी द्रौपदी के आगे कि फर्क नहीं पड़ता तू ड्रेस्ड है या पार्शली ड्रेस्ड है या नहीं है ड्रेस्ड, अब तू कौरवस को सर्व करेगी। फिर यहाँ पे एक और बात ये भी आ गई कि दुर्योधन could openly invite द्रौपदी टू कम एंड सिट ऑन हिज लैप। और ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट की तरह मानी जाती थी कि अगर कोई औरत को बुला ले ऐसे अपने लैप पे सिट करने के लिए। द्रौपदी's क्वेश्चन हैज अ बैकग्राउंड टू इट, या जो डिलेमा वाला क्वेश्चन था उसका बैकग्राउंड है। A Dasi has no right to personal belongings. Yeah, ये हम बता दिए थे। और so in a culture where wives were owned by their husbands, Draupadi could spot a loophole to avoid the disgrace in store for her. हाँ, अगर उसने डिलेमा ऐसे पुट किया तभी उसकी लाज बच पाई, नहीं तो हो ही जाता उसके बाद केस बुरा वाला। तो एक और बात हमारी ये आती है कि द्रौपदी वॉज ऑफर्ड 3 boons बाय धृतराष्ट्र। जब ये सारा इसके साथ डिसरिस्पेक्ट वाला केस हो गया और बुरा मान गया, मतलब उसको भी रिग्रेट हो, गिल्ट होना स्टार्ट हो गया धृतराष्ट्र, तो उसने कहा ठीक है, देखो 3 वरदान देता हूँ, कुछ भी मांग लो मुझसे। तो द्रौपदी ने सबसे पहले पहले बूंद से युधिष्ठिर की फ्रीडम मांगी। क्यों? इसके पीछे ये रीजन था कि वो प्रतिविंध्य को एक स्लेव का बेटा नहीं मानना बनाना चाहती थी, इसीलिए से युधिष्ठिर को अलग से मांगा पहले बूंद में। फिर सेकेंड बूंद में उसने बाकी सारे चारों भाइयों को भी मांग लिया। और उसने युधिष्ठिर से जो थर्ड बूंद था वो कह दिया मेरे को नीचे आप रख लो, मेरे को नहीं मांगना। तो she gives the reason that she does not want her sons to be called as sons of slaves। या ये बात बोल दी। तो या इसमें एक और बात ये भी आती है कि चाहे पांडवों ने कुछ भी किया, कौरवों ने कुछ भी किया, एट लास्ट पूरे सीन में एक औरत ही थी, द्रौपदी थी, जिसने पांडवों को बचाया, कुछ भी कांड करके बैठ के, चाहे वो तो पेट्रियार के टाइम में औरत किसी को अगर पुरुषों को बचा रही है तो बहुत ओ ये क्या हो गया, ऐसा सीन। तो सीक्वल टू द डाइसिंग। सीक्वल टू द डाइसिंग का क्या सीन है कि बाद में क्या रहा डाइसिंग के। द्रौपदी गिव्स अस क्लूज अबाउट द फ्यूचर। उसने बताया कि आगे क्या होगा। अब जो क्लूज हैं वो एक्चुअली कर्सेस हैं कौरवों पे। आगे पढ़ेंगे क्या है वो, अभी चिंता मत लो। तो विदुर एंडोर्ड विद दिव्य दृष्टि फोरटेल्स द ग्लोमी फ्यूचर। तो ये जब केस जब पूरा हो गया तो विदुर के पास दिव्य दृष्टि थी। दिव्य दृष्टि क्या होती है कि हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो हाँ, आ रही है। तो विदुर के पास दिव्य दृष्टि थी। दिव्य दृष्टि होती है कि आप फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट में कहीं भी कुछ हो रहा है, आप कहीं पे भी कुछ भी देख सकते हो, यहीं बैठे बैठे एक ही जगह। तो वो दिव्य दृष्टि के नाम से जानी जाती है। तो विदुर ने फ्यूचर देख के ये बता दिया था कि अब होगा, कुरुवंश का नाश होगा, अब देख लो तुमने इतना बुरा काम कर दिया। तो आगे हम पढ़ते हैं और क्या। धृतराष्ट्र वॉज इज टॉर्न बिटवीन पेरेंटल लव एंड फेयर प्ले। या सबसे बड़ा पॉइंट यही है, वो पेरेंटल लव में इतना अंधा था, मेटाफोरिकली नॉट लिटरली, कि वो फेयर प्ले करना भूल गया था एक पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं। अभी अब तक हमने सिर्फ कुंती के बारे में पढ़ा और द्रौपदी के बारे में पढ़ा।
यही प्रोमिनेंट फीमेल्स के बारे में पढ़ा। अब गांधारी की बारी आ जाती है। गांधारी कौन है? गांधारी है हमारी दुर्योधन की माँ। अब गांधारी का क्या व्यूज है कि उसको पता है कि उसका जो बेटा है वो आ, बहुत ही बुरे लक्षणों के साथ पैदा हुआ था अपने टाइम में, तो ये लड़का कुछ ठीक है ही नहीं, तो उसको अपने लड़के पे पहले से भरोसा नहीं था। अब इसका क्या लॉजिक है कि इसके बर्थ के टाइम पे टेरेबल पोर्टेंट्स वगैरह स्टफ हुए थे, बहुत अनहोनी टाइप चीजें हुई थी, कि पहले माना जाता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है और आसपास कुछ अशुभ चीजें हो रही हैं, जैसे कौवे काय काय कर रहे हैं और वुल्व्स वो हाउल कर रहे हैं और वैसे ऐसे, तो उनको बैड वुमन्स बना जाता था और ये बोला जाता था कि ये लड़का एक खराब लक्षण होता है, ये लड़का कुछ ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। In the might, even the mighty Drona seems like a victim of his own destiny, condemned to die at the hands of Drupad, a king who had deprived his of his kingdom. अब इसकी स्टोरी क्या है द्रुपद और द्रोण की? द्रोण एक्चुअली द्रोणाचार्य के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने कौरवास और पांडवों को ट्रेन किया था फाइटिंग के लिए और हर टाइप की नॉलेज के लिए अपने टाइम में। गुरु द्रोण भी गुरु द्रोण उनको बोलते थे सब पांडव और कौरव। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक टाइम पे ऐसा था कि द्रोणाचार्य ना बहुत ज्यादा भूखे मर रहे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। गरीब तो थे ही पहले से, क्योंकि ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो कमाते नहीं थे अपने टाइम में, वो सिर्फ पढ़ाते थे और वेलफेयर के लिए सोचते थे। तो भूखे मर रहे थे, तो उनकी बीवी ने बोला द्रोणाचार्य को कि तुम्हारा एक दोस्त था तुम्हारे गुरुकुल के टाइम पे बचपन में, वो किंग है, तुम उससे फेवर मांग के आओ। उसका नाम था द्रुपद। वो राजा बढ़िया अपना राज कर रहा था अपने टाइम में, तो वो वेल्दी भी है, तुम्हारी हेल्प भी कर देगा और तुम्हारा अच्छा दोस्त भी था, तो जाओ उसके पास। तो द्रोण गया द्रुपद के पास और उसने उससे हेल्प मांगी, तो द्रुपद ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया कि भाई तू कौन। तो उसने समझाने की कोशिश करी, देख भाई हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, हम एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो द्रुपद ने ये बोल दिया था कि चाइल्डहुड की बात अलग है, मैं नहीं जानता तेरे को, तेरी आइडेंटिटी क्या है। तो बहुत हर्ट हो गया था द्रोण, तो उसने कर्स वर्स दे दिया था द्रुपद को। तो वो उस कर्ज की वजह से, ये हमारे कंटेक्स्ट में नहीं है वैसे, हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ। तो उस कर्ज उन कर्सेस की वजह से द्रुपद ने यज्ञ किया था जिससे द्रौपदी पैदा हुई थी। अग्निपुत्र पुत्री भी कहलाती है द्रौपदी इसी वजह से। कोर्स में नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, रैंडम फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो राइवलरी थी द्रोण और द्रुपद की, उसमें द्रुपद ने गलत काम किया था, फिर भी द्रुपद द्रोण के हाथों मारा गया क्योंकि उसने कौरवों का साथ दिया। तो इसे यही बोला गया विक्टिम ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, कंडेम्ड टू डाई एट द हैंड्स ऑफ द्रुपद, जिसने उसको अपनी किंगशिप डिनाई कर दी थी। 8th पॉइंट हमारा, ये शायद हमारा फाइनल पॉइंट है डाइसिंग का। द गेम ऑफ डाइसिंग इन रिलेशन टू द प्लॉट, इट वाज नेसेसरी सो दैट महाभारत कुड हैपन। अगर ये ना होता तो महाभारत आगे कंटिन्यू नहीं होती, सीधा स्टार्टिंग से एंड हो जाती। और वी कैन सी दैट कृष्णा वाज प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग ऑफ महाभारत बट वाज एब्सेंट ड्यूरिंग द डाइसिंग। अब भाई ये सबसे वियर्ड बात है कि पूरे टाइम में जब हम महाभारत पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे कृष्णा प्रेजेंट होते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था ये डाइसिंग का, उस पर कृष्णा प्रेजेंट ही नहीं थे। ये क्या सीन चल रहा है, क्या है ये? तो इसका रीजन ये है कि जब डाइसिंग के लिए विदुर ने इनवाइट किया था पांडवों को, तो पांडवों के साथ ही थे कृष्णा, लेकिन क्या बोलते हैं, द्वारका से न्यूज आई कि उनके किंगडम पे अटैक हो गया, तो अब वो वहां पे चले गए उसके बाद। तब डाइसिंग के लिए पांडव अकेले ही चले गए। यहाँ पे ही लिखा है कि वॉर बिजनेस के लिए उनको जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। इट इज एन इतिहास पुराण, अ वर्क ऑफ आर्ट और पोएटिक कंपोजिशन। ओवरऑल ये जो बात है वो वैन ब्यूटन ये कहना चाह रहा है कि आइडियलाइज मत करो कृष्ण को, वो भगवान नहीं है, तो वो सिर्फ एक किंग है। हाँ, आगे बढ़ते हैं कि राजसूय वॉज फॉर ग्लोरीफाइंग कृष्णा। जब ये राजसूय वो जो यज्ञ हुआ था जिसमें वो बहुत जेलस फील किया था कौरव लोग, तो वो एक्चुअली पांडवों की ग्लोरीफाइंग के लिए नहीं था, वो कृष्णा की ग्लोरीफाइंग के लिए था। क्योंकि जब सारे के सारे जो बैरन्स आए थे ना, तो उन तो पांडवों ने कृष्णा का गुणगान किया था उन सारे बैरन्स के लिए। ही इज नॉट क्वाइट गॉड येट, एटलीस्ट नॉट बाय भगवत गीता स्टैंडर्ड्स।
तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश की है, अपने हिसाब से शाणा बन के दिखाया है कि भगवत गीता अबे में मुझे ऐसा। ये समझ नहीं आ रहा, इंडियन हिस्ट्री को कोई और आके इंटरप्ट कर रहा है और उसके बाद अपने वो हिसाब से, अपने मतलब जजमेंट के हिसाब से वो रूल्स दे रहा है कि वो नहीं यस था, ये था, वो था। यस 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 तो पहली बात तो एग्जैक्टली। हमें पढ़ाया गलत जा रहा यस। हाँ ये भाई है। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, पता है अभी रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, यूट्यूब पे जाएगा, तो मैं ना तेरे को अलग से बताऊंगा। मैं बात करना चाहता हूँ इस बारे में। हाँ, तो एटलीस्ट नॉट बाय भगवत गीता स्टैंडर्ड्स, या यहाँ पे वैन विटोरियन शारणा बन के दिखा रहा है कि उसने कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहा है कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि भगवान के कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज होती हैं, और महाभारत में कृष्णा ने ऐसी कोई क्वालिटी अब तक दिखाई नहीं है। तो भगवत गीता के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कृष्णा तो भगवान होने ही नहीं चाहिए, और कृष्णा ने भगवत गीता बोली है पूरी, तो ये बोलना चाह रहा है। लेकिन उसने एक्चुअली भागवतम नहीं पढ़ी, ये डिफेक्ट आ गया, उसने सिर्फ महाभारत पर फोकस किया, भागवतम में सब लिखा है। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने वैन ब्यूटेनिन अलग से लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वैन ब्यूटेनिन कह रहा है। या अगर वो कृष्णा प्रेजेंट होते वहां पे डाइसिंग के टाइम पे, तो ये सारे इवेंट्स होते ही नहीं, क्योंकि कृष्णा बीच में इंटरप्ट करते थे डाइसिंग को, इसीलिए स्टोरी प्लॉट के अकॉर्डिंग नेसेसरी था कि डाइसिंग इवेंट में कृष्णा प्रेजेंट ही ना हो। तो उसने वैन ब्यूटेनर ने ये बोला है कि राइटर्स का ये बहुत अच्छा प्ले था फिक्शन में, ऐसा वो बोलना चाह रहा है कि राइटर्स का बहुत अच्छा प्लॉट था ये कि कृष्णा को यहाँ से निकाल दो, नहीं तो वो इंटरप्ट कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं। इफ ही हैड वंस द डाइसिंग, नहीं, इफ ही हैड कम द डाइसिंग वुड बी इंटरप्टेड, which would meant the end of game and end of महाभारत। या ये बोलना चाह रहा है ये व्यक्ति। Dicing reveals that self-righteous Bhim or Dhritarashtra are powerless in the face of rash and impatient Duryodhana। ये तो बिल्कुल सही कही कि डाइसिंग ने रिवील कर दिया कि भीष्म और धृतराष्ट्र है ना, वो रियल पावर होल्ड कर ही नहीं रहे हैं। वो एक सेल्फिश बच्चे की सारी बातें माने जा रही हैं, जो कि दुर्योधन है। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने एन के आगे ए नहीं लगाया, जो कि इंग्लिश में लगता है, लेकिन मेरे गलती माफ करना, तुम लिख देना पेपर में ए, दुर्योधना बना देना उसका प्लीज। आगे बढ़ते हैं। ऑन वन हैंड इट एक्सपोजेस द मेल कैरेक्टर्स, जो अपना डाइसिंग इवेंट है वो मेल कैरेक्टर्स को एक्सपोज करता है कि जब ये सब हो रहा था और मोलेस्ट किया जा रहा था द्रौपदी को, तो किसी भी एल्डर ने ना इंटरप्ट नहीं किया बीच में, ये सब होने दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, और ये एक्सपोज करती है मेल कैरेक्टर्स को। और ऐसे सबके एक्सप्लेनेशंस थे अपने पास, लेकिन वो एक्सप्लेनेशंस तो फिर भी गलत थे। एल्डर्स के एक्सप्लेनेशंस थे, वो पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं है, वो छोड़ो, इसको भूल जाओ। On the other hand, makes us aware of the limitations of women, even royal women like Draupadi. द्रौपदी एक रॉयल वुमेन थी, लेकिन फिर भी उसके पास इतने राइट्स नहीं थे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, ये भी हम देखने को यहाँ पे देख सकते हैं। It also brings together Draupadi and Krishna, conveying a double lesson. यहाँ पे दो लेसन हमें सीखने को मिल रहे हैं कि द्रौपदी is depicted and worshipped in later cults as model and intelligent loyal wife। या डाइसिंग के इवेंट की वजह से अब उसको इंटेलिजेंट और लॉयल वाइफ के का दर्जा दिया गया, और उसको आइडियलाइज भी कर दिया गया, वर्शिप यहाँ पे हो रहा है। मैंने कभी देखा नहीं कि कोई द्रौपदी की पूजा कर रहा है। एनीवेज, चैस्टिटी, हाँ, अगर अगर कोई सती सती बोला जाता है कि अगर कोई औरत सती है या पवित्र है, या उसकी चैस्टिटी ब्रेक नहीं होती है, तो शी टू दैट वुमन would have the power to prevent shame। अगला पॉइंट है हमारा कि कृष्णा, ये डाइसिंग इवेंट की वजह से कृष्णा के मिरेकल परफॉर्मेंस का मौका मिला। और या मिरेकल क्या था, वो था एंडलेस लेंथनिंग ऑफ साड़ी। जब दुशासन साड़ी खींच रहा था, तब उसकी द्रौपदी की साड़ी रुकी नहीं थी, वो स्टैचू जा रही थी और वो लंबा कपड़ा निकले जा रहा है। वैसे हमारी जो बुक है ना, डीएसएल की, उसमें ये लिखा है कि दुर्योधन ने साड़ी खींची थी, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि दुशासन ने साड़ी खींची थी। वैन ब्यूटेनियन बहुत ही कुछ नहीं बोलना चाहता।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपन का क्वेश्चन आता है। मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो गेम ऑफ डाइस। ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पैराग्राफ था इससे रिलेटेड, और इसके दो क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली, वो हम आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन बनेंगे। आंसर से देख के पता लग जाएगा इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, शायद 7 या 8 है इसके पॉइंट्स, या 8 पॉइंट्स है। तो अगर गेम ऑफ डाइस ना होता तो सबसे पहले पांडवास ह्यूमिलेट ना होते, द्रौपदी मोलेस्ट ना होती, और ऐसे कस्में नहीं खाई जाती डिस्ट्रक्शन की, कि कौरवस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसके अलग से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ऐसी कोई कसम नहीं खाई जाती। और नो वायलेंट कर्सेस बाय द्रौपदी, या उसने कर्स कर दिया था कौरवों को। और भीम ने प्रतिज्ञा ली थी रिवेंज की, मतलब वॉर ले लिया था कि वो रिवेंज लेगा कौरवों से, और दुर्योधन और दुशासन को मारेगा। सुन के थोड़ा वायलेंट लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे बेशक नहीं लिखा कि भीम ने क्या क्या हुआ लिया था। भीम ने लिया था कि दुशासन के हाथ और पैर उखाड़ के रख देगा वो। जिन हाथों से उसने द्रौपदी की साड़ी खींची वो हाथ नहीं बचेंगे, तो उसने हाथ उखाड़ दिए थे वॉर के टाइम पे। और जो अपना क्या, अरे मैं नाम कैसे दिमाग से निकल गया, दुर्योधन, यस, कैसे दिमाग से निकल गया दुर्योधन नाम। का वो वाला लैप वो थाई तोड़ेगा जिसमें या थाई द्रौपदी को तोड़ेगा, बताने। या द्रौपदी को जहाँ पे इनवाइट किया था वही थाई टूटेगी अब। तो वही सब किया था उसने वॉर के टाइम पे। और शिखंडी और भीम का स्ट्रगल, भीष्म का स्ट्रगल भी ना होता अगर डाइसिंग इवेंट ना होता। और द्रोणाचार्य की डेथ नहीं होती, और कौरवास का वो स्ट्रगल नहीं होता कि हम एक 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 चुटकी जमीन पे नहीं देंगे। और भगवत गीता का कोई कहीं जिक्र नहीं आता, कोई भगवत गीता का लेसन नहीं होता। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो आंसर है, इसके दो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ये सारे ना इवेंट्स जो हैं वो डाइसिंग इवेंट के बाद हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डाइसिंग इवेंट के बाद हुआ क्या, तो वही सब लिखना है यहाँ पे, यही सब चीजें। तो देयर वाज नो गेम ऑफ डाइस, उसमें ऐसे कि ये भी ना होता, ये भी ना होता। और अगर ये पूछा जाए कि डाइसिंग के बाद क्या हुआ, तो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि एक मेन कैरेक्टर है हमारा जिसके बारे में हमने ज्यादा बात नहीं करी है, और एकदम लास्ट में आता है हमारा डाइसिंग में, भीष्म। भीष्म कैसा कैरेक्टर है? भीष्म ऐसा कैरेक्टर है जिसने ना सारी जनरेशन देखी है और सबको ओवरव्यू किया है, और एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीजें बर्दाश्त भी की है, गलत गलत चीजें जो हुई। तो ही हैज सीन मेनी जनरेशन। सत्यवती जो उसकी माता थी, स्टेप मदर थी एक्चुअली, तो एक सत्यवती की जनरेशन देखी है उसने पूरी। विचित्र वीर्य की जनरेशन देखी है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ विचित्र वीर्य कौन है। विचित्र वीर्य एक्चुअली धृतराष्ट्र के पापा हैं, और जो व्यासदेव के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि धृतराष्ट्र के पापा विचित्र वीर्य हैं, क्योंकि बस माना जाता है ऐसा कि इनको ये नाम रख दिया गया है यहाँ पे। हाँ, तो सत्यवती, फिर विचित्रवीर्य, फिर धृतराष्ट्र, और फिर दुर्योधन, और फिर उसके डिसेंडेंट्स दुर्योधन के। ये 1 2 3 4 5 जनरेशन देखी है बीच में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसको इच्छा मृत्यु, मतलब जब वो चाहे तब मर सकता है, उसको ऐसा वरदान था। हाँ, अब आगे फन फैक्ट है, या ये फन फैक्ट में मजा आएगा तुम लोगों को। ये हमारा डाइसिंग इवेंट अब खत्म हो चुका है, तो अब फन फैक्ट पे आ जाओ यार, अपने वीडियो खोल लो, मजा आ जाएगा थोड़ा देख के तुम लोगों को। खोल लो। इतने भी सुंदर नहीं भैया हम। अरे खोल ले भाई, थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा। फन फैक्ट है भाई, आगे खत्म हो चुकी है क्लास। अच्छा छोड़ो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद करते हैं फन फैक्ट। यस।